नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरियम। ऑनरियम व्यवसायिक शुल्क क्या होता है कि जो पर्सन हु इज नॉट द सैलरी होल्डर ऑफ दैट कंपनी, एम्प्लॉई हु इज नॉट द सैलरी होल्डर फॉर, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो उस संस्था का कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, जो रेगुलर सैलरी वहाँ से विड्रॉ नहीं करता है, उसे कुछ विशेष सेवाओं के कारण भुगतान किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑनरियम। और ऑनरियम इज एन एक्सपेंस, दैट इज वाई ऑनरियम इज टू बी डेबिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो ऑनरियम और कैसे समझ सकते हैं हम लोग। जनरली देखो अच्छे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें गेस्ट लेक्चरर के लिए बुलाया जाता है, गेस्ट लेक्चर्स के लिए। तो बाहर से जो फैकल्टी आती है, क्योंकि वो रेगुलर वहाँ पर काम करने वाले तो कर्मचारी नहीं है ना, एम्प्लॉय स्कूल के नहीं है, उस कॉलेज के नहीं है, तो जो स्पेशल फैकल्टी बुलाई हुई है लेक्चर के लिए, गेस्ट लेक्चर के लिए, उनको उनके ऑनरियम के फॉर्म में, उनके सम्मान के फॉर्म में, मानदेय इसको बोलते हैं, वो दिया जाता है। उस पेमेंट को, उस पर्टिकुलर पेमेंट को ऑनरियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या है? अ रिटन एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टनर्स टू ऑपरेट देयर बिजनेस। कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट रूल्स का एक फॉर्मेट है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस का, जो एक डॉक्यूमेंट पे लिख लिया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स ने म्यूचुअली कुछ रूल्स डिसाइड नहीं किए हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोविजंस इज टू बी फॉलोड, कौन से प्रोविजन वहाँ पर फॉलो होंगे? तो अपने आप ही वहाँ पे इफ़ देयर इज़ नो एनी पार्टनरशिप डीड टू कन्वे द बिजनेस टू पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फॉलो होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इन द फॉर्म, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी इक्वल। कैसा रहेगा वो? इक्वल। इट डजेंट मैटर कि किसी पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कितना पैसा लगाया हुआ है, सबको प्रॉफिट लॉसेज में बराबर की शेयरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If partnership deed is silent about the interest on capital, then interest on capital is not to be allowed to partners. पार्टनर्स को उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कि पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं, पार्टनर्स फॉर्म से जो पैसा निकाल रहे हैं, उसमें से ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन। नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सैलरी और कमीशन फ्रॉम द फर्म। किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी मिलेगी और ना ही कोई कमीशन मिलेगा। लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। कि इफ पार्टनर हैज़ अलाउड लोन टू द फर्म, कि पार्टनर्स ने कोई लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, देन इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड एट 6% एनुअली और 6% पर एनम। लास्ट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में कि पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर अगर आना चाहता है तो वो कैसे एडमिट कर सकते हैं। इफ़ रिमेनिंग पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एग्रीड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, देन ओनली। कि कोई भी नया पार्टनर तब आएगा जब पुराने पार्टनर्स किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में लेने के लिए राजी हैं। नाउ क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लाभों पर प्रभार, कि प्रॉफिट्स के ऊपर बोझ। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड कंपल्सरी ईदर द फर्म इज फेसिंग लॉस और प्रॉफिट। कि ऐसे सभी एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करनी ज़रूरी है फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, और जो लीगली फर्म को पे करने ज़रूरी होते हैं। कि ये ऐसे खर्चे होते हैं कि फर्म में चाहे नुकसान हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहे हैं, वो पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसे सभी प्रॉफिट्स होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है भार, की ये समझ लो ये भार है, ये आपने ढोना पड़ेगा। जैसे मैनेजर का कमीशन हो गया, मैनेजर की सैलरी होगी, ये आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट और हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी खर्चे आते हैं ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। एंड
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डाला जाता है, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं वो होते हैं ऑलवेज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की। अगर आपके पास एक्सेस प्रॉफिट्स हैं तो आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हो, स्पेशली उनको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज ऑन प्रॉफिट्स इज कंपल्सरी एंड एप्रोप्रिएशन इज ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ओनर्स इक्विटी। मीनिंग ऑफ ओनर इक्विटी है कि ओनर्स की जो कैपिटल है, ओनर्स की कैपिटल में क्या क्या शामिल किया जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल चाहे वो इक्विटी है, चाहे प्रेफरेंस है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी में शामिल की जाती है। और यू कैन बेटर एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी। द वेरी फर्स्ट हेड ऑफ शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल वहाँ पे आपको मिलता है। Now the question is, what do you mean by private placement of shares? Private placement of shares क्या है कि if company has belief that they can collect the money from their personal resources, कि कंपनी को अगर ये विश्वास होता है कि कंपनी को चलाने के लिए जितनी कैपिटल चाहिए वो अपने निजी सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं। देखो अब कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी प्राइवेट रूप से शेयर्स को इशू कर सकती है, और कभी कभी समटाइम्स इट हैपन्स दैट प्रमोटर्स आर एबल टू कलेक्ट कैपिटल फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज और देयर प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स। कि प्रमोटर जो होते हैं कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाले, उनको ये विश्वास होता है कि वो कैपिटल इकट्ठी कर लेंगे अपने प्राइवेट सोर्सेज से। इन दैट कंडीशन कंपनी विल नॉट इशू द इक्विटी शेयर्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। कि उस कंडीशन में कंपनी पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं करती है। वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और उसी ग्रुप के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, NRI, इन इंस्टीट्यूशंस को शेयर इशू कर देती है। और जब कंपनी प्राइवेट रूप से इन शेयर्स को सेल करती है तो उसको देयर इज़ नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रॉस्पेक्टस दे कैन इशू स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस को शेयर और डिबेंचर्स की फर्स्ट अलॉटमेंट से कम 3 days बिफोर रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना होता है। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, दीज शेयर होल्डर्स कांट ट्रांसफर देयर शेयर्स आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट अप टू 3 years। की 3 साल तक वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 mark का कि व्हाट इज लॉक इन पीरियड। कि द टाइम पीरियड in that you can't transfer, you can't sell the securities to other party, that is called lock-in period.